नमस्ते दोस्तों। आरबीआई और पीएफआरडीए एग्जाम को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, पूरे आनंद लेके देखें, आपको जरूर मजा आएगा और एग्जाम में भी आपके नंबर जरूर बूस्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड द सेफेस्ट बैंक इन एशिया। तो यह किताब फिर से किसको मिला है? हिंट यह है कि जिस बैंक को यह अवार्ड मिला है वह लगातार इससे पहले भी 11 बार जीत चुका है यह अवार्ड। कमेंट बॉक्स में कृपया इसका आंसर टाइप करें। जी हाँ, इसका आंसर है डीबीएस बैंक। अब क्या आप बता सकते हैं कि डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखें, डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है और इसके अभी सीईओ कौन है। और आप इनके ब्रांड एम्बेसडर के नाम बता सकते हैं तो आप वो भी बता दें, डीबीएस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। डीबीएस बैंक का जो हेडक्वार्टर वह है सिंगापुर में। जो इसके सीईओ हैं वह है पीयूष गुप्ता और जो डीबीएस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है वह है सचिन तेंदुलकर। तो आप ये तीनों चीज़ याद रखना। आप सिंगापुर और ब्रांड एम्बेसडर जो याद रखना, सिंगापुर हेडक्वार्टर है और सचिन रमेश तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ओके दोस्तों, आपको और बता दें, एक सीएसबी बैंक है जिसका फुल फॉर्म है कैथोलिक सीरियन बैंक। तो कैथोलिक सीरियन बैंक ने आईआईएफएल के साथ गठबंधन कर लिया है। आईआईएफएल फिनांस एक तरह से एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। ओके, तो यह इसलिए किया है कि अब यह जो भी गोल्ड लोन के एसेट होते हैं वो मैनेज वगैरह करने के लिए, ठीक है। वहीं कुछ और खबर देखें तो एसबीआई ने गठबंधन किया है ईडीएक्स के साथ। ईडीएक्स क्या है? एक एमडब्ल्यूसी कंपनी है, मीन्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस ये प्रोवाइड करती है। ग्लोबल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू एसबीआई अपने एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए ईडीएक्स के साथ गठबंधन हुआ है। तो आप बस यह कीवर्ड याद रखना और ये न्यूज़ याद रखना, आप बना लोगे एग्जाम में। फिर एसबीआई ने डीएमआरसी के साथ हाथ मिला लिया है। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, अब ये जो कार्ड बनता है जिसको आप टच करके आप इंटर करते हो, तो उसके लिए अब एसबीआई ने हाथ मिलाया है। फिर है कि जापान बैंक और एसबीआई में लोन एग्रीमेंट हुआ है $1 बिलियन का। तो यहाँ पे आप बता दो कि जापान का करेंसी क्या है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन, YEN, येन, आप याद रखना। और आप जापान का प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं वह भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। दोस्तों आपको बता दें जो जापान की करेंसी है, आप तब तक पीएम का नाम टाइप कर दो, मैं तब तक कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ। जो जापानी करेंसी है वह थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देखें तो सबसे पहला कौन है आपको पता है? वह है यूएस का डॉलर, मीन्स यूएसडी, और फिर यूरो आता है, फिर आता है येन। ओके, तो जो येन है वह है थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द फॉरेक्स मार्केट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसके पीएम है वह है वाई सुगा, योशिहिदे सुगा। यह एसबीआई क्लर्क एग्जाम में आया था, तो आप ये याद रखना। फिर से अगले खबर पे देखते हैं, जापान से ही रिलेटेड है। तो एनटीपीसी और जापान के बीच में कोलैब हुआ है। एनटीपीसी इंटर्स इनटू फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट विद जापानीज गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर JPY 50 बिलियन अंडर ग्रीन इनिशिएटिव। तो आप याद रखना कि ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर ये JPY क्या है? JPY का मतलब है जापानीज येन। ओके, तो उसके अंदर एनटीपीसी ने कोलैब किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारी बातें याद रखना। फिर क्या है कि मैप्पल ग्रुप ने आरबीएल में 10% स्टेक ले लिया है। तो मैप्पल ग्रुप, पहला बात क्या है? मैप्पल ग्रुप एक ग्रुप है जो कि रियल एस्टेट में काम करती है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है। तो और आरबीएल क्या है? तो यह पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था और इसका हेडक्वार्टर है या मुंबई में है। 1943 में यह फाउंड किया गया था। तो ये तो बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, आरबीआई एंड क्यूआर कोड। तो आरबीआई और क्यूआर कोड में यह क्या बात आई है उसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो आरबीआई बेयर्ड PSOs मीन्स पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स फ्रॉम लॉन्चिंग एनी न्यू प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो कोई और प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड पे बैन लगा दिया गया है। इसका मतलब अभी तक 3 तरह के कोड थे, एक तो यूपीआई क्यूआर, दूसरा भारत क्यूआर और तीसरा प्रोप्राइटरी क्यूआर। तो प्रोप्राइटरी क्यूआर पे तो बैन है। तो करेंटली देयर आर 2 इंटरपोलेबल क्यूआर कोड्स। क्यूआर का मतलब होता है दोस्तों क्विक रिस्पॉन्स कोड। इस कोड के अंदर, एक क्यूआर कोड के अंदर बहुत सारे डेटा फीड किए जा सकते हैं। ओके, तो यूपीआई की क्यूआर और भारत क्यूआर, 2 क्यूआर है अभी इंडिया में। द डिसीजन, और यह किस कमेटी के बाद यह निर्णय लिया गया? तो क्यूआर कोड की जो कमेटी है वह है दीपक पाठक। तो आप यह याद रखना, दीपक पाठक इस कमेटी को हेड किया है।
ठीक है दोस्तों, तो आप ये कमेटी याद रखना और क्यूआर कोड के बारे में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, वह है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब्स पत्रिका ने इस रिपोर्ट को निकाला है कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है। तो इसमें भारत की तरफ से किस बैंक ने टॉप किया है, मैं पूछ रहा हूँ कि भारत की तरफ से किस बैंक ने टॉप किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों इसका सही आंसर है HCL, सॉरी HDFC। जो HCL है वो भारत की तरफ से टॉप कंपनी है। अगर सारे कैटेगरी को मिला दे तो HCL टॉप पे है। वहीं बैंक की कैटेगरी में HDFC है और PSU के कैटेगरी में NTPC है। ओके, PSU कैटेगरी NTPC ये कैटेगराइजेशन है और HCL टॉप पे है। वहीं अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वर्ल्ड में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप पे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो साउथ कोरिया बेस्ड है, वहाँ वाले हेडक्वार्टर में जो काम होते हैं वहाँ पे जो उनको मिला है यह वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का अवार्ड। दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और खबर। पहला वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक एंड गोवा। तो वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए दिए हैं गोवा को। क्यों दिए हैं? टू डेवलप इंडिया फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क। ओके, तो आप यह याद रखना, राइट। फिर क्या है कि ICICI और श्रीलंका, तो ICICI और श्रीलंका में क्या आखिर रिलेशन है? तो आपको बता दें कि ICICI बैंक हैज शट डाउन इट्स ऑपरेशंस इन श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, तो ICICI का हेडक्वार्टर क्या है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें ICICI का हेडक्वार्टर क्या है, और इसके CEO अगर आपको पता है तो आप वो भी बता सकते हैं। आप कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप कर, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। दोस्तों ICICI बैंक जो है इसका बेसिकली फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिस तरह HDFC का होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1994 और वडोदरा में इसको फाउंड किया गया था। बट इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो CEO हैं अभी वह है संदीप बख्शी जी। ICICI के काफ़ी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी है जो काफ़ी हिट है, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ICICI लॉम्बार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर बढ़ते हैं दोस्तों ADB के ऊपर और देखते हैं कि ADB ने 177 मिलियन लोन साइन किया है। क्यों किया है? क्योंकि वह चाहती है कि महाराष्ट्र के जो स्टेट हाईवेज के रोड हैं वह अपग्रेड हो 450 किलोमीटर के। तो आप यह बात याद रखना। दोस्तों जब ADB की बात कर रहे हैं तो क्या आप ADB के हेडक्वार्टर क्या है बता सकते हो? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। मैं ही बता देता हूँ, हेडक्वार्टर है इसका मैंडालियोंग फिलीपींस में। मैंडालियोंग फिलीपींस में हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। यह मैं डेली करंट अफेयर्स में काफ़ी बार बता चुका हूँ तो इतना आपको याद होगा। 1966 के आसपास इसका फाउंडेशन ईयर था। इसमें भी 68 कंट्रीज़ हैं और बेसिकली ADB का जो पर्पस है वह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो याद रखना कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मनीला पे। याद रखना कि अगर आपको मैंडालियोंग याद नहीं है तो मनीला फिलीपींस याद रखना, फिलीपींस की कैपिटल ही होती है मनीला। ओके, फिर है इंडियन बैंक और IIT मद्रास। यह खबर में क्या है कि IIT मद्रास एक इंड स्प्रिंग बोर्ड बना है। यह क्या है, एक इनिशिएटिव है ताकि स्टार्टअप को फंड किया जाए। दोस्तों बहुत सारी खबर यहाँ पे आ जाती है। पहला तो यह है कि आप लगे हाथ बता दो कि इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर क्या है। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, ज़्यादातर बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ होता है, तो कुछ वैसे ही बातें हैं। बट इसका मुंबई नहीं है, आप मुंबई मत बताना, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी उसमें हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका चेन्नई हेडक्वार्टर है और इसके CEO जो हैं वह हैं पद्मजा चंदुरू। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी अभी ये बनी थी। पद्मजा चंदुरू इसके CEO हैं और चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर भी C है चेन्नई और CEO के नाम में भी चंदुरू है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज किरण राय जी। अच्छा दोस्तों, स्टार्टअप की बात आई थी तो स्टार्टअप के PSL के नॉर्म्स में अभी काफ़ी चेंजेस हुए थे और उसमें स्टार्टअप को कितने पैसे मैक्सिमम मिल सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत, क्या आप इसको बता सकते हो? तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर टाइप करें। स्टार्टअप को PSL में डाल दिया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, तो उसके तहत स्टार्टअप को कितने पैसे मिलेंगे कृपया ये कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है।
अपने चैनल के वीडियो में भी पीएसएल के ऊपर एक काफ़ी विस्तृत वीडियो डाला गया था, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अगर आपने देखा हो तो आसान सवाल था। दोस्तों 50 करोड़ इसका आंसर है, ठीक है। तो लोन ऑफ एज मच एज 50 करोड़ स्टार्टअप को दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसको किसने डिफाइन किया था वैसे? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। अगला है राज किरण राय जी। तो राज किरण राय जी चेयरमैन बनी है इंडियन बैंक एसोसिएशन के, आईबीए के चेयरमैन बनी है। तो यह भी एक आसान सवाल है। आईबीए का फुल फॉर्म भी जरूर याद रखना कि आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। आप इसको मत भूल जाना क्योंकि ये उल्टा पूछ सकता है, तो आप थोड़ा वो रहना। तो राजकुमार राय जी तो चेयरमैन हो गई, बट इनके सीईओ क्या आपको पता है सीईओ कौन है? सीईओ हैं इनके सुनील गुप्ता, सुनील मेहता जी इनके सीईओ हैं, और चेयरमैन है राज किरण राय जी। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है। फिर से दोस्तों एसबीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एसबीसी यह जो कोऑपरेटिव बैंक है इसने टाइप किया है एनपीसीआई के साथ एक रिवार्ड प्रोग्राम चलाने के लिए। तो रिवार्ड प्रोग्राम याद रखना कि एनपीसीआई से गठबंधन किया है एसबीसी ने। दोस्तों एनपीसीआई के टक्कर में भारत सरकार मींस आरबीआई ने परमिशन मांगे हैं। देखिए एनपीसीआई तो क्या है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, बट सरकार चाहती है और खासकर आरबीआई चाहता है कि एक फॉर प्रॉफिट मींस प्रॉफिटेबल कंपनी भी हो जो एनपीसीआई को टक्कर दे। अभी भारत में जितने भी रिटेल पेमेंट होते हैं उसको 60% रिटेल पेमेंट्स एनपीसीआई के थ्रू होते हैं। तो सरकार चाहती है कि इसके टक्कर में कोई हो तो बढ़िया रहेगा। उसके लिए सरकार ने एप्लीकेशंस मांगे हैं, और उसमें क्या है कि 2 क्राइटेरिया रखा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये है कि जो भी एप्लीकेंट्स इसमें एप्लीकेशन देंगे उनका 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए पेमेंट के फील्ड में। दूसरा है पेडअप कैपिटल। तो पेडअप कैपिटल जो पहले 100 करोड़ था उसको बढ़ाकर अब 500 करोड़ कर दिया गया है। यह दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कृपया इसको याद रखें। और दोस्तों जो अंदर की बात है उसमें तो यह खबर निकल के आई है कि मात्र 2 लोगों को ही यह परमिशन मिल सकता है मैक्सिमम, बट जो बीडर हैं अभी 3 है मार्केट में। उसमें एक तो है रिलायंस जियो, दूसरा है एसबीआई, और तीसरा है 152 साल पुरानी कंपनी टाटा। टाटा का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप ऐड पे देख रहे होंगे टीवी पे आजकल टीसीएस के ऐड आने लगे हैं कि वो फिनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। टाटा के फिनेंशियल सर्विसेज में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि टाटा एक सुपर ऐप बना रहा है। जब वो सुपर ऐप अपना बना रहा है तो उससे पहले वो चाहता है कि पूरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार कर ले, ठीक है दोस्तों। वहीं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्टारलिंक अब इंडिया के मैदान में आ चुका है। स्टारलिंक वही जो इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो जाएगा और लोगों को मिलेगा। तो जियो को अगर टक्कर मिल सकता है। और स्टारलिंक के जो सीईओ हैं वह हैं इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के भी सीईओ हैं, स्पेसएक्स के भी सीईओ हैं, जो कि पिछले एसबीआई के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है SAI, मतलब कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इसको किसने डेवलप किया है? डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने। दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना भी देख लो तो एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में मैपिंग हो जाए कि किस तरह आपको ही पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर करके आओ। क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऐसा चीज़ है, अगर आपको मज़ा आता है, अगर आप किसी अच्छे इंसान से पढ़ते हो जनरल अवेयरनेस, तो आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। वहीं पे धारणी पोर्टल, तो ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा यही मैं बता दूं कि मैसेजिंग एप्लीकेशन ऐसा क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि सरकार को पता है कि जितने भी ऐप्स होते हैं, व्हाट्सएप हो गए या फेसबुक हो गए, उन सभी पे वो मैलिशियस काम किए जा सकते हैं या डेटा जो है हैक किया जा सकता है। आपको पता होगा कि जेफरी बेजोस जो कि अमेजन के सीईओ हैं, उनका आईफोन भी कुछ दिनों पहले हैक हो गया था, जिसके कारण एप्पल कंपनी जिसके कि सीईओ टिम कुक है और फेसबुक व्हाट्सएप की कंपनी जिसके कि सीईओ मार्क जकरबर्ग है, दोनों के बीच लड़ाई आ गई थी। उनका कहना था कि व्हाट्सएप के कारण इनका फ़ोन हैक हुआ है और उनका कहना था कि नहीं एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के कारण हैक हुआ है। तो खैर जो भी हो, भारत सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, तो उन्होंने बोला है कि ये सारी ऐप को आप मत रखा करो और एक अलग से ऐप बनाया गया है जो कि सिक्योर, नाम में ही सिक्योर एप्लीकेशन है, तो उस पर इंडियन आर्मी के लोग काम करेंगे, ठीक। धारणी पोर्टल, तो धारणी पोर्टल क्या है? यह चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं और धारणी पोर्टल के थ्रू बेसिकली लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस हो पाएंगे। दोस्तों मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा आप भी बताओ कि तेलंगाना का आप चलो क्या बता दो, आप कैपिटल बता दो और हो सके तो आप गवर्नर का नाम भी बता दो। तेलंगाना का कैपिटल क्या है, गवर्नर क्या है? तो कैपिटल तो हैदराबाद है, आप काफ़ी आसान सवाल है, बता दिए होंगे। और गवर्नर कौन है? ये है तमिलसाई सौंदरराजन, ओके, टी सौंदरराजन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और पोर्टल, सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल को किन्होंने लॉन्च किया? उड़ीसा की सरकार ने। क्यों? क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए।
अब उड़ीसा की बात आ ही गई है तो उड़ीसा के जो सीएम कौन है आप उनका नाम बता दो। ओडिशा को पहले उड़ीसा बोलते थे, ठीक है, अब उसका नाम ODI ऐसे चेक कर दिया गया है, पहले ORI था, उड़ीसा था। इसके जो गवर्नर हैं वह है गणेशी लाल। आपको सीएम का नाम बताना है। गवर्नर तो मैंने बता ही दिया, कैपिटल भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल है। और सीएम कौन है? सीएम है नवीन पटनायक जी, ठीक है दोस्तों। तो जिन्होंने सही आंसर मारा, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984? तो यह किताब किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर्वप्रीत सिंह, ठीक है दोस्तों। सॉरी, केशुभाई पटेल, इनका देहांत हो गया। यह गुजरात के फॉर्मर मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। वहीं पे डॉक्टर सतीश मिश्रा को मेडिकल साइंस के फील्ड में योगदान के लिए इनको अवार्ड मिला है। और ओम पुरी को भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। ओम पुरी अभी जिंदा नहीं है, बट मरने के बाद उनको यह अवार्ड मिला है। तो आप यह नाम भी याद रखना, और ऐसी चीज़ें कुछ एग्जाम में आती है तो आप रिकॉल कर लोगे बहुत ही आराम से। बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और खबर। जी हाँ, तो पहला है केरला। केरला पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जिन्होंने MSP फिक्स कर दिया है वेजिटेबल्स के लिए, कि अब वेजिटेबल्स पे भी MSP लगेगा। तो दोस्तों केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, क्या आपको पता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गवर्नर यहाँ के काफ़ी जो फेमस इंसान है वह गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो वो तो आपको शायद पता हो। आप चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। काफ़ी लेफ्ट के यहाँ पे सरकार है, लेफ्ट की। वेट कर रहा हूँ, आप कृपया बताएं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, मुन्नार, कोच्चि, ये सारे जगह केरला में ही है। जल्दी से टाइप करिए, कौन कौन लोग आंसर देते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं पिनरई विजयन, P विजयन आप याद रखना। यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM से आते हैं। CPIM बहुत ही कम जगह है इंडिया में, वहाँ पे एक केरला है। ओके, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डॉक्टर ट्रस्ट का, ये आप याद रखना। फिर से है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार जो फॉरेन मिनिस्टर का मीट होगा उसको इंडिया होस्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया और US में 2+2 जो डायलॉग हुआ उसमें जो 5 एग्रीमेंट पे साइन हुए, इंक्लूडिंग BECA बेका। तो बेका का फुल फॉर्म था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना। 2+2 डायलॉग में कौन कौन थे आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, प्लस अपने जो भी इम्पैक्ट वीडियोज PDF जाते हैं उसमें भी ये इलेबोरेटली दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो बिडेन। ओके, जो बिडेन का आप पार्टी का नाम बता दो, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो बिडेन किससे आते हैं, डेमोक्रेट हैं या फिर वो रिपब्लिक से आते हैं? जो बिडेन किस पार्टी से आते हैं, क्या बता सकते हो? जल्दी बताइए, वेट कर रहा हूँ। अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप का पता है तो आप इनका ही बता सकते हो बहुत आसानी से। कोई बात नहीं दोस्तों, यह डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं। जो बिडेन में बेसिकली आप याद रखना कि यह डेमोक्रेट पार्टी से हैं और रिपब्लिक से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बिमल जुल्का को चेयरमैन बनाया गया है इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का। फैंटेसी स्पोर्ट्स मतलब जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह होता है, उस तरह की चीज़ें। इंडिया और UK के बीच टाइप हुआ है किस बातों पे? तो फिनेंशियल सर्विसेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने में और सस्टेनेबल फिनांस पे, ताकि दोनों देश में जॉब जनरेट हो पाए। वहीं पे PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो इसको टॉप किया है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट ने। तो मंडी ने इसमें टॉप किया है। वहीं पे एक और स्कीम है PM स्वनिधि स्कीम, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये मिलते हैं।
इसके इम्प्लीमेंटेशन में टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि जाहिर सी बात तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे स्कीम में टॉप वही करेंगे। तो आप इतनी बातों को याद रखना। बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे था 10 अक्टूबर को, उसका थीम क्या था, कौन सा है, आप जरूर बताएं ABCDE इसमें से कौन सा सही आंसर है। काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन में जो बाकी थीम दिए गए हैं आप कृपया उसको भी याद कर लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका ऑप्शन तो है बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये इसका आंसर है दोस्तों। हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर, यह किसका मेन थीम है। आप ये सारे थीम एक बार देख लो और रिकॉल करने की कोशिश करो ऐसे ही कि आपको याद आ पा रहे हैं या किसका किसका थीम है। एग्ज़ाम में आएगा तो क्या आप इसको सही कर ले जाओगे। आप एक बार देख लो दोस्तों। वर्ल्ड पोलियो डे था, वैसे मैं बता दूं एक वर्ल्ड पोलियो डे था 24 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड पोलियो डे का जो थीम था वह था ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ओके, तो उसमें ग्लोबल हेल्थ की बात आ रही थी। एग्जाम में अगर पोलियो का आता है तो आप ज़रूर इसको सही करना कि अ विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल वेल्थ होगा। बाकी यह 4 जो थीम दिए गए हैं आप इसको भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एक और वैसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नवंबर 13 को होता है, क्या होता है, आयुर्वेदा डे। ठीक, नवंबर 13 को आयुर्वेदा डे होता है। तो इसका जो थीम है इस बार का फिफ्थ एडिशन है, इसका जो थीम है वह है आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक, तो आप यह याद रखना कि आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक इस बार का थीम है। और इसको जाहिर सी बात है कि आयुष मंत्रालय ही इसको मीन्स रेगुलेट करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। वहीं पे और भी अगर आपको इसी में बताएं तो आप बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ आप देखते रहो, एग्जाम में आएगा तो आप आराम से टिक लगा लोगे। UN का भी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन था 15 अक्टूबर को। तो ये जो बिल्डिंग ऑप्शन ई है, बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, ज़्यादातर तो कोविड-19 पे ही दिए गए हैं, तो आप इसको भी याद रखना कि यह उसी का थीम है कि यूएन इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन। ठीक है, रूरल इसमें मेन चीज़ है, आप इसको याद रखना। उसी तरह आप बस देखते जाओ मैं क्या क्या बता रहा हूँ। 15 अक्टूबर को था ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ओके, उसमें जो थीम था वह था हैंड हाइजीन फॉर ऑल, हैंड हाइजीन फॉर ऑल। तो आप ये भी याद रखना क्योंकि ऐसे थीम बहुत बनते हैं। हैंड हाइजीन फॉर ऑल हो गया, हाउसिंग फॉर ऑल हो गया। इन भारत सरकार ने भी जो किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रेज, उसका भी जो थीम था वह था AI फॉर ऑल, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। तो इस तरह के थीम जिसमें लास्ट में डायरेक्ट ही फॉर ऑल आ जाता है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे था इसको यूनिसेफ और WHO ने मिलकर किया था। तो आप इस पर भी ज़रा फोकस करना कि कौन किसके साथ क्या मिलकर कर रहा है, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों आगे है फेनी रिवर कहाँ पे सिचुएटेड है, फेनी रिवर। तो आप इसको बताएं फेनी रिवर कहाँ सिचुएटेड है, आपके लिए सवाल है, जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। काफ़ी आसान सा सवाल है, आप में से काफ़ी लोग इसका आंसर ज़रूर सही बता पाओगे। तो फेनी रिवर जो है यह है त्रिपुरा में। अभी एक फेनी ब्रिज बन रहा है, तो वह बेसिकली त्रिपुरा के सबरूम से लेकर, यह सबरूम त्रिपुरा में ही है, से लेकर यह बांग्लादेश के रामगढ़ तक के बीच बन रहा है फेनी ब्रिज। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर तो आप जान गए कि त्रिपुरा है। कुछ और भी चीज़ें हैं, एक तो है कटी बिहू, यह कहाँ का फेस्टिवल है, आप बताएं कटी बिहू कहाँ का फेस्टिवल है। इसमें बिहू कीवर्ड है, आप बिहू से बता सकते हो कि कहाँ का फेस्टिवल हो सकता है। जी हाँ, यह असम का फेस्टिवल है, तो इसका आंसर असम हो गया। फिर आप बताइए कि एक है हिमायत सागर लेक, हिमायत सागर लेक। तो बस हिमायत याद रखना कि हिमायत लेक यह कहाँ पे है, यह भी थोड़ा न्यूज में था। इसके आंसर कृपया बताएं। तो हिमायत लेक है दोस्तों तेलंगाना में। ठीक, तेलंगाना इसका आंसर होगा, तेलंगाना। अगर कुछ और स्टैटिक न्यूज़ की बात करें तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में एक नाज़का लाइन्स आ गया है, नाज़का लाइन्स।
तो नाज़का लाइन्स यह किस कंट्री में है जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में अपने जगह दी है? तो यह है पेरू में। एक और दोस्तों आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप बताओ कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व, तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व भारत के किस स्टेट में है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व, इसका आंसर आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बस सुन लेना किसका कहाँ है, एग्जाम में आप रिकॉल कर लोगे। तो इसका आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक और ही चीज़ है, एक तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व हो गया, एक और है ये न्यूज में था उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व। मैं लिख देता हूँ उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तो यह भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो उड़ंती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, और चाबहार पोर्ट आपको पता है दोस्तों, चाबहार पोर्ट ईरान में है, यह भी थोड़ा अभी न्यूज में आ गया था। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं और क्या है। अभी जैसे दुधवा आ गया था कि दुधवा कहाँ पे है, तो यूपी में क्या है, जो यूपी एमपी राजस्थान यहाँ के जो टॉप जगह हैं आप उनको ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अभी एक भारत भूटान को सहयोग दे रहा है मैंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। तो यह प्रोजेक्ट बेसिकली ब्रुनेल मेडल जीता है यूके से, तो यह भूटान में है। तो भूटान का जब खबर आ गया तो अब भूटान की राजधानी कृपया बता दो जल्दी से कि भूटान की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए भूटान की राजधानी क्या है? जी हाँ, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक, और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं काफ़ी फेमस इंसान हैं लोताय शेरिंग, एल शेरिंग। ठीक, भूटान की करेंसी दोस्तों क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। भूटान की जो करेंसी है वह है बेसिकली नगल्ट्रम। ऐसी करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है नगल्ट्रम, थोड़ा टफ है, NGULTRUM नगल्ट्रम। थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है, एग्जाम में देखना कि कौन सा थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का चीज़ लग रहा है, तो वही भूटान की करेंसी होगी। तो नगल्ट्रम या गल्ट्रम बोले तो वह भूटान बेसिकली एक किंगडम टाइप का है, तो वहाँ की यह करेंसी है। देखते हैं आगे। सेशेल्स के नए पीएम बने हैं, तो जो नए पीएम वहाँ के बने हैं यह पहले बिहार के थे, बिहार से इनको ले गया था, तो अब वहाँ के पीएम बन चुके हैं। तो इनका जो ओरिजिन है यह बिहार ओरिजिन है, वेवल राम कैलवान। तो सेशेल्स का जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है, करेंसी है जो रुपी है। मैंने यहाँ आपको मेहनत नहीं करवाया, मैंने पहले ही दे दिया है, याद रखना आप, विक्टोरिया कैपिटल है और रुपी करेंसी है। फिर है तन्मय श्रीवास्तव, क्रिकेटर थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। एक रजत भाटिया क्रिकेटर थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अभी SBI में पूछा गया था। फिर से पाकिस्तान के उमर गुल फास्ट बॉलर और इयान बेल इंग्लैंड के क्रिकेटर, इन सब ने रिटायरमेंट ले लिया है। धोनी रैना का रिटायरमेंट आपको पता ही होगा। मनीष कनोडिया का निधन हो गया, यह लोकसभा MP थे और पाटन से MP थे, गुजरात में है यह पाटन। फिर N नरसिम्हा रेड्डी, यह तेलंगाना के पहले होम मिनिस्टर थे, ये भी पास कर गए। ITEP का 59th रेजिंग डे था, तो ITEP कब था? 24 अक्टूबर। ITEP का फुल फॉर्म आप बस याद रखो, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अब एक कमेटी का हेड नरेंद्र मोदी जी हैं, और कमेटी आखिर किस चीज़ की है? तो श्री गुरु तेग बहादुर का 400th बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके मोदी जी उस कमेटी के हेड हैं। अभी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया, मतलब कि सतर्कता अभियान। तो उसका जो थीम था वो था विजिलेंट इंडिया एंड प्रोस्परस इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये थी दोस्तों खबर। बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि पाकिस्तान किसके ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया गया है, क्या है इसका ABCD। अब काफ़ी आसान सवाल है, आप इसको जल्दी से बताइए। इसके 2-3 लिस्ट होते हैं, एक तो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इस टाइप की चीज़ लिस्टें होती हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वह है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस आप याद रखना। 1989 में बेसिकली इसका गठन हुआ था। G7 कंट्रीज ने मिलकर इसका गठन किया था। इनिशियली तो इसलिए किया था कि ताकि वही मनी लॉन्ड्रिंग ये सब चीज़ को एग्जामिन किया जा सके, उसको कम्बैट किया जा सके।
तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और खबर। एक तो है नाटो के ऊपर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप अ न्यू स्पेस सेंटर इन रामास्टीन जर्मनी। तो एक नया स्पेस सेंटर यह करेंगे कहाँ, रामास्टीन जर्मनी में। तो आप लगे हाँ दोस्तों, नाटो का भी हेडक्वार्टर आप बता दो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आखिर कहाँ है। तो आपने FATF का हेडक्वार्टर अभी देखा ही था, तो आप नाटो का हेडक्वार्टर आप कृपया बता दो जल्दी से कहाँ है। तो ये ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स कहाँ पे है, तो बेल्जियम में है। ठीक, फिर अगला खबर है कि इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO। तो 35 साल बाद भारत फिर से गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बन गया। आपको याद एग्जैक्ट रखना नहीं क्या है, बस इतना याद रखना कि ILO का भारत कुछ बन गया है चेयरमैनशिप टाइप, इतना डीप में नहीं जाना है। लेकिन ILO का हेडक्वार्टर आपको जरूर पता होना चाहिए। अभी SBI के एग्जाम में पूछा गया था ILO का हेडक्वार्टर आपको क्या पता है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ILO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, काफ़ी पुरानी संस्थान है, 1919 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और यह बेसिकली UN का पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना था 1919 में। ओके, अभी इसके जो चेयरमैन हैं, खैर इतने डीप में जाने की बात नहीं है, छोड़िए इसको। देखिए डॉक्टर जाजनी वर्गीस, यह भारतीय ओरिजिन की हैं, एक प्लास्टिक सर्जन है। इनको अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 और मेडिकल इनोवेशन कैटेगरी में मिला है। बेसिकली इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर पे काम किया था। तो यह है डॉक्टर जाजनी वर्गीस, तो इनको ये अवार्ड मिला है, जरूर आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इससे कि द 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार विल रिव्यू द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड एग्जामिन द अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड अर्बन प्लानर्स इन द कंट्री। तो बेसिकली यह दो अर्बन चीज़ देखेंगे, उसमें एक है अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। तो नीति आयोग के यह वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। तो एक तो नीति आयोग के अगर ये वाइस चेयरमैन है तो पहला सवाल तो है कि नीति आयोग के फिर चेयरमैन कौन है। नीति आयोग के चेयरमैन का आप कृपया नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वह हैं नरेंद्र मोदी जी। आप में से काफ़ी लोग अमिताभ कांत सोच रहे होंगे, तो अमिताभ कांत बेसिकली नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO जिसको बोलते हैं। ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 2015 में इसका गठन हुआ था, 5 साल पहले, पंचवर्षीय योजना को हटा के। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लेबर मिनिस्ट्री संतोष गैंगवार रिलीज्ड द न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI IW विद बेस ईयर ऑफ। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है बदल दिया गया है। अब यह क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं ABCDE क्या। तो एक तो आप पहला बात है कि लेबर मिनिस्टर आप जरूर याद रखना कि लेबर मिनिस्टर भारत के कौन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर D 2016। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि लेबर ब्यूरो टू रिवाइज, अच्छा एक तो 2016 कर दिया गया है इसको। यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट रिलीज द मेडन CPI IW इंडेक्स विद बेस ईयर ऑफ 2016 फ्रॉम 2001 4 सितंबर 2020 ऑन थर्सडे। तो पहले 2001 था बेस ईयर, अब इसको 2016 कर दिया गया है। वहीं पे आगे जाके क्या होगा, लेबर ब्यूरो टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ CPI AL मीन्स एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर RL। तो CPI IW का तो हमने देख लिया कि 2016 हो गया, बट CPI AL और RL को भी अभी जिसका बेस ईयर 1986 है, अगले साल इसको 2019 कर दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि CPI AL एंड CPI RL विल बी रिलीज्ड बाय अगस्त 2021, विल इम्पैक्ट मनरेगा एंड फार्म जॉब वेजेस। इसका इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है दोस्तों। CPIW क्या है, तो CPI IW इज यूज्ड टू कंप्यूट डियरनेस अलाउंस, जिसको DA बोलते हैं। तो टू बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑन, तो अब हर एक 5 साल बाद इसको रिवाइज किया जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो IISF का कौन सा एडिशन होगा, यह जल्दी से बताएं। इसका आंसर क्या होगा, 3rd 4th 5th 6th क्या होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों
6th एडिशन। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख पा रहे होंगे इसमें। इसके पहले जो 2 एडिशन हुए थे वह भी न्यू दिल्ली में हुए थे। उसके बाद एक एडिशन इसका चेन्नई में हुआ था और फिर यह अभी न्यू दिल्ली में होने वाला है। एक एडिशन इसका कोलकाता में भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6ठा एडिशन। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यह पार्ले एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, एक तो प्रियंका चोपड़ा जोनास और दूसरे जूनियर NTR। तो यह साउथ इंडिया को टारगेट करने के लिए बने हैं और ये नॉर्थ इंडिया को टारगेट करने के लिए बने हैं। तो पार्ले एग्रो काफ़ी एग्रेसिवली भारत के बेवरेजेस मार्केट को डिसरप्ट करने की खोज में है। तो पार्ले एग्रो का आप याद रखना कि NTR, जूनियर NTR और इनको तो आप पहचानते ही होंगे, प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। फिर यह कौन है? यह है लेविस हैमिल्टन, यह ब्रांड एम्बेसडर बने हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स के। आप साइड में देख सकते हो LG इलेक्ट्रॉनिक्स की टीवी है। तो लेविस हैमिल्टन फार्मूला 1 ड्राइवर। तो आप ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर याद रखना। और रोहित शर्मा का भी आप याद रखना कि डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। फिर से है, आखिर ये पिक्चर क्यों है? तो इसलिए है कि हरियाणा जो है एनीमिया मुक्त हो गया है। एनीमिया मतलब खून की कमी, या कितना गंभीर मुद्दा है आपको बेहतर पता होगा। पोषण अभियान के अंतर्गत यह चलाया जा रहा था। तो हरियाणा एनीमिया मुक्त हो गया है। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। यह पिक्चर क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि भारत में अभी रैंकिंग निकली कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे गए, तो उत्तर प्रदेश उसमें टॉप पे रहा। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल सारे दिखाए गए हैं, ताजमहल से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें। तो उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक, उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपको लखनऊ पता ही होगा। अगर आप गवर्नर बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आनंदीबेन पटेल है जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। यह पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, यह भारत की जो 15th फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन है NK सिंह, उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उन्होंने खुद लिखी है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और यह रुचि शर्मा की किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। आप दोनों याद रखना। रुचि शर्मा के कुछ और किताब है जिनमें से एक अभी हाल में ही SBI के एग्जाम में आया, द 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशंस और ब्रेकआउट नेशंस। तो 3 किताब है रुचि शर्मा के। रुचि शर्मा बेसिकली कौन है? तो यह काफ़ी एक तरह से यह इकोनॉमिस्ट ही है और यह लगभग 20 बिलियन के आसपास एसेट मैनेज करते हैं। यह शायद मॉर्गन स्टैनले में काम करते हैं और इनके अंदर 20 बिलियन को यह मैनेज करते हैं, 20 बिलियन $। AUM क्या होता है? एग्जाम में आया था, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो 2 चीज़ें होती है, एक तो AMC है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि एसेट मैनेजमेंट करती है, और AUC का हो जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यह दोनों फुल फॉर्म आप याद रखना। म्यूचुअल फंड्स वगैरह में काफ़ी इन्वेस्टमेंट में सारे टर्म्स इस्तेमाल में आते हैं, तो आप एग्जाम में भी याद रखना। अभी SBI में क्लर्क में आया था AMC के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम इस बार और ज़्यादा आप नंबर ला पाओ, अपने जॉब को सुनिश्चित कर पाओ, सॉलिडिफाई कर पाओ अपनी सीट को। जल्द ही मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।